Hello guys, today in this lecture we are going to start with chapter theory of cost. ठीक है, मतलब कि हम इस चैप्टर में कॉस्ट के बारे में पढ़ेंगे. इकोनॉमिक्स में कॉस्ट क्या होती हैं, किस किस टाइप की कॉस्ट होती है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द थ्योरी ऑफ कॉस्ट. तो सबसे पहला क्वेश्चन, जब आप इकोनॉमिक्स का चैप्टर पढ़ोगे थ्योरी ऑफ कॉस्ट, तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन माइंड में क्या आएगा कि कॉस्ट क्या होती है. डिफाइन कॉस्ट. ठीक है, और डिफ़ाइन करना कॉस्ट को तो हम ऐसे डिफ़ाइन करते हैं कि इकोनॉमिक्स के टर्म में कॉस्ट क्या होती है. इसको जाने सबसे पहले कि इकोनॉमिक्स जो है उसके अंदर कॉस्ट क्या होती है और क्या नहीं होती है. हम सबसे पहले इसको देखते हैं. ठीक है, तो क्या होती है, सम ऑफ एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट इज़ नोन एज कॉस्ट. ठीक है, कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट इक्वल्स टू एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट इज़ नोन एज कॉस्ट. ये वाली बात समझ आई. अब मैंने तो ये बोल दी देख के लाइन कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट इम्प्लिसिट कॉस्ट, इसका सम कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी. एक्चुअली में अब एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या है और इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है, इसको जानना बहुत ज़रूरी हो जाएगा. ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है. ठीक है, ध्यान से सुनना और इस चीज़ को समझना बहुत अच्छे से. देखो, explicit cost which is paid to outsiders for using their factor service. आपने एक इंसान की कुछ सर्विसेज ली एक इंसान से और आपने उसको पे करा. ठीक है, तो आपके लिए वो कुछ कॉस्ट हुई. उस कॉस्ट को क्या कहते हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट. आपने किसी बाहर वाले इंसान से कोई भी सर्विसेज ली, फैक्टर सर्विसेज. ठीक है, आपने वो सर्विसेज ली और उसको पे करा रिटर्न में, तो आपके लिए वो क्या होगी चीज़, कॉस्ट. और इस कॉस्ट को क्या नाम दिया, एक्सप्लिसिट कॉस्ट. लेट्स सी द एग्जांपल, वेजेस पेड टू वर्कर. अब देखो, एक फैक्ट्री है, उसमें एक वर्कर काम कर रहा है, एक एम्प्लॉयर है. अब वर्कर काम कर रहा है एम्प्लॉयर के लिए और एम्प्लॉयर उसको पे कर रहा है. उसकी सर्विसेज ली, उससे काम करवाया, तभी तो उसको पे कर रहा है. पे तो तभी करेगा ना जब उससे काम लेगा. तो किस वे में पे कर रहा है, वेजिस की पे में, वेजिस के तौर में उसको पे कर रहा है. ठीक है, तो उससे वो लिया. तो एम्प्लॉयर के लिए वो क्या कॉस्ट हुई, एम्प्लॉयर को पे करना पड़ा है, उसके लिए कॉस्ट है समथिंग. वो क्या कॉस्ट है, वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है. एक्सप्लिसिट कॉस्ट है. अब आप रेंट पे करते हो, लैंडलॉर्ड को रेंट क्यों पे करते, क्योंकि उसके घर की सर्विसेज ले रहे हो, उसके घर में रह रहे हो, सर्विसेज ले रहे हो, इसलिए आप पे कर रहे हो. आपके लिए वो कॉस्ट है, और वो कौन सी कॉस्ट है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट. ये बात समझ आई. आओ नेक्स्ट कॉस्ट समझते हैं और अच्छे से समझ आएगा डिफरेंस दोनों के बीच में कि इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है. अब देखो, इट इज़ द इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ दोज फैक्टर सर्विसेज विच आर प्रोवाइडेड बाय ओनर हिमसेल्फ. मैंने खुद के लिए ही कोई, अब देखो कई बार होता है मैं खुद के लिए, मैं बाहर वाले से करा सकती हूँ काम, लेकिन मैंने वो खुद ही काम कर लिया, खुद के लिए ही सर्विसेज अप्लाई कर ली, तो मेरे ऊपर ही अप्लाई होगा, लेकिन वो कॉस्ट तो कहीं ना कहीं कट हुई. तो वही वाली कॉस्ट क्या होती है, इम्प्लिसिट. अपने ऊपर ही उसको लागू करना इज इम्प्लिसिट कॉस्ट. अब इसका मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ. ठीक है, इंटरेस्ट फॉरगॉन ऑन द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय ओनर. अब देखो, हमने कोई कैपिटल इन्वेस्ट करी, कहीं पर हमने कैपिटल को इन्वेस्ट करा, तो उसके ऊपर ना हमें इंटरेस्ट नहीं देना पड़ रहा. कई बार होता है, हम समथिंग होता है कि हम इंटरेस्ट हमें फॉरगो हो गया, हमें इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ा उस चीज़ पर, और हमने कहीं पर कैपिटल को इन्वेस्ट भी कर दिया और हमें इंटरेस्ट भी पे नहीं करना पड़ा, क्योंकि वो हमने अपने लिए ही करा था. ठीक है, इम्प्यूटेड रेंट ऑफ बिल्डिंग. अब घर में रह रहे हो, ये घर हम किसी को रेंट पे भी तो दे सकते, एक कमरा जो है वो रेंट पे भी तो दे सकते नहीं, लेकिन हम खुद रह रहे हैं, तो वो रेंट हम खुद ही अपने अंदर ही पे कर रहे हैं. इट्स लाइक दैट. ठीक है, अपने में ही हो जाना. तो इसका नाम भी है सेल्फ इम्प्लाइड फैक्टर्स कॉस्ट. इस कॉस्ट को सेल्फ इम्प्लाइड फैक्टर्स कॉस्ट भी कहा जाता है. ठीक है, इट इज़ टू बी नोटेड दैट नॉर्मल प्रॉफिट इज़ पार्ट ऑफ इम्प्लिसिट कॉस्ट. ये बहुत अच्छा पॉइंट इधर मेंशन कर रखा है. आप जब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे ना, इस पॉइंट का ज़रूरत पड़ सकता है. कैसे, जो नॉर्मल प्रॉफिट की हम अकाउंटिंग टर्म में, इकोनॉमिक्स टर्म में बात करते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, वो नॉर्मल प्रॉफिट हम इम्प्लिसिट कॉस्ट के अंदर लेते हैं, पार्ट लेते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट का.
समझ आई बात। अब देखो आपको कॉस्ट समझ आ गई। कॉस्ट क्या होती है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट नोन एज कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट समझ आए, किसी और को पे करना उसकी सर्विसेज को लेने के लिए, और इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या, अपने ऊपर ही लगा देना, फॉरगो कर देना अपने ऊपर ही। हम किसी और को सर्विस देने को लाए, अपने आप को ही सर्विस दे रहे हो और उसमें ही हमारी कॉस्ट जो इंक्लूड्स होगी। बात आई समझ। अब एक एग्जांपल देखते हैं इसका, ठीक है। एक क्वेश्चन है, जैसे हमने लिया, जो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताती हूँ, आप बताना कि वो इम्प्लिसिट कॉस्ट है या एक्सप्लिसिट। तो सबसे पहला आता है कि वेजेस पे टू वर्कर। हमें पता है एक्सप्लिसिट है क्योंकि हमने वर्कर से सर्विस ली और उसको पैसा दिया। रेंटल वैल्यू ऑफ बिल्डिंग प्रोवाइडेड बाय द ओनर, इम्प्लिसिट कॉस्ट, क्योंकि ओनर खुद को ही कर रहा है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल जो है वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट होएगी, ठीक है। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल एक्सप्लिसिट कॉस्ट। डेप्रिसिएशन, अब डेप्रिसिएशन कहाँ आएगा? डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, ठीक है। मिनिमम एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, अभी बताया नॉर्मल प्रॉफिट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट, तो कुछ नहीं लिखा, इट इज़ अ नॉर्मल प्रॉफिट, तो इट इज़ अ इम्प्लिसिट कॉस्ट। समझ आइए क्वेश्चन। अब आओ बात करते हैं आगे इसकी, ठीक है। इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। दो चीज़ें समझ आ गई आपको, 2-3 कंसेप्ट समझ आए। कॉस्ट क्या होती है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, ये अगर आया समझ। अब आगे लेट्स डिस्कस द वेरियस शॉर्ट रन कॉस्ट थ्योरी, कि शॉर्ट रन में कौन कौन सी कॉस्ट आती हैं, उनकी डेफिनेशन, उनके ग्राफ स्ट्रक्चर और उनके मीनिंग को हम अच्छे से इन डेप्थ पढ़ेंगे एक एक कॉस्ट की, ठीक है। तो अब आप ध्यान से समझना, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है। अब यहाँ से जो टॉपिक शुरू है, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ये सारी कॉस्ट आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, सबके ग्राफ आपको पता होने चाहिए। सबसे पहली कॉस्ट कौन सी आ रही है? फिक्स कॉस्ट, इसको हम टोटल फिक्स कॉस्ट भी कह देते हैं, ठीक है। तो ये कौन सी आ रही है? फिक्स कॉस्ट या टोटल फिक्स कॉस्ट। अब देखो नाम में है फिक्स्ड, नाम में क्या है? फिक्स्ड। अब फिक्स्ड का क्या मतलब होता है? सेम। फिक्स का मतलब फिक्स हो जाना, सेम रहना, चेंज नहीं होना, ठीक है। चलो पढ़ लेते इसकी डेफिनेशन, ये लिखी है कि नहीं, अब देखते हैं। कॉस्ट विच डू नॉट चेंज विद द चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट इज द इन द शॉर्ट रन। एक शॉर्ट रन पीरियड, मैंने ये शॉर्ट रन पीरियड, लॉन्ग रन पीरियड, वेरी शॉर्ट पीरियड के बारे में इससे पहले प्रोडक्शन चैप्टर जो हमने किया उसमें डिस्कस करा है। अगर आपको ये पीरियड्स के बारे में जानना है, ज़रूर उस वीडियो को देखें और समझें, ठीक है। तो हम अभी शॉर्ट रन की ही बात कर रहे हैं। शॉर्ट रन में हम जब लेवल ऑफ आउटपुट को चेंज करेंगे, ठीक है, बढ़ा रहे हैं लेवल ऑफ आउटपुट या कम कर रहे हैं, लेकिन कॉस्ट उतनी की उतनी ही आ रही है, उसको क्या कहते हैं? फिक्स कॉस्ट, या क्या कह लेंगे? टोटल फिक्स कॉस्ट। बात ही समझ। अब इसके एग्जांपल, रेंट ऑफ बिल्डिंग। अब देखो बिल्डिंग में तुम 10 दिन रहो, महीने का ही रेंट दोगे ना, चाहे 10 दिन रहो, चाहे 20 दिन रहो, चाहे 30 दिन रहो, या तुम मतलब कैसे भी उसको यूज़ करो, थोड़ी देर यूज़ करो, ज़्यादा देर यूज़ करो, जो मर्जी करो, रेंट आपको 30 डेज़ के देंगे, कॉस्ट उतनी ही रहेगी। 5,000 रेंट है तो 5,000 ही पे करना है, 10 है तो 10, चाहे उसको यूज़ कितनी भी सर्विस करो, कैसे भी करो, उसका आउटपुट किसी भी वे में करो। इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, पैसा ले लिया एक बार, उस पर इंटरेस्ट उतना ही पे करना है, इंटरेस्ट में कोई चेंज नहीं आने वाला। सैलरी टू परमानेंट एम्प्लॉय, जो परमानेंट एम्प्लॉय है वो कितनी भी कर ले, कुछ भी देनी उनको उतनी ही सैलरी है, तो दैट इज़ फिक्स कॉस्ट। और इसका ग्राफ देखते हैं। सबसे पहले देखो आउटपुट कितना भी चेंज है, चाहे आउटपुट ज़्यादा हो रहा है चाहे आउटपुट कम हो रहा है, कॉस्ट तो यही है 50 की 50। आउटपुट 100 है, ये 110 हो गया, ये 90 था, लेकिन कॉस्ट इसकी 50 ही है। ये कॉस्ट होगी, ये आउटपुट हो गया, बात आई। तो टोटल फिक्स कॉस्ट का ग्राफ कैसा होगा? हॉरिजॉन्टल शेप का, हॉरिजॉन्टल शेप होगी, एंड इट नेवर बिकम ज़ीरो। और वो क्या होती है? कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि फिक्स कॉस्ट है, ठीक है। इवन एट ज़ीरो लेवल ऑफ आउटपुट, देखो यहाँ पर ज़ीरो लेवल पे भी ज़ीरो नहीं है, क्योंकि बस यही सेम रहेगी। एट एवरी लेवल ऑफ आउटपुट इट इज़ सेम, ठीक है। इट इज़ हॉरिजॉन्टल से, इट नेवर बिकम ज़ीरो, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज ओवरहेड कॉस्ट, सप्लीमेंट्री कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट समझ आई। अब वेरिएबल कॉस्ट देखते हैं। अब वेरिएबल कॉस्ट को भी टोटल वेरिएबल कॉस्ट कह सकते हो या वेरिएबल कॉस्ट कह सकते हो। अब वेरिएबल कॉस्ट के नाम में है वेरिएबल, मतलब चेंज होना।
आउटपुट के इंक्रीज या डिक्रीज होने से कॉस्ट में चेंज आना इज नोन एज वेरिएबल कॉस्ट. कॉस्ट विच वेरीज डायरेक्टली, मैंने ये शब्द नहीं बोला डायरेक्टली, ठीक है, बट हेयर इट इज़ डायरेक्ट रिलेशन with the change in the output level. Thus VC increases with increase in level of output. That is variable cost increase करेगी with increase in the level of output and it decreases with decrease in the level of output. बात आई समझ? तो ये वेरिएबल कॉस्ट है. अब इसका एग्जांपल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल ज़्यादा लोगे कॉस्ट ज़्यादा होएगी, रॉ मटेरियल कम लोगे कॉस्ट कम आएगी, ठीक है. फ्यूल एंड पावर, वेजेस पेड टू डेली वर्कर्स, ठीक है. काम ज़्यादा कराओगे तो ज़्यादा पे करना पड़ेगा डेली वर्कर्स को, काम कम कराओगे तो कम पे करना पड़ेगा. इसके भी नाम हैं, जैसे प्राइम कॉस्ट कह लेते हैं इसको, या इसको डायरेक्ट कॉस्ट कह देते हैं. प्राइम कॉस्ट कह सकते हैं या डायरेक्ट कॉस्ट कह सकते हैं, ठीक है. इसका अगर मैं ग्राफ डिस्कस करने लगूँ इस चीज़ का ग्राफ, तो इसका ग्राफ इस शेप में आता है, ठीक है. अपवर्ड स्लोपिंग, इन्वर्सली एस शेप. इसको हम बोलते हैं इन्वर्स एस शेप और अपवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है. अपवर्ड स्लोपिंग इन्वर्सली एस शेप बिकम्स TVC, इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट ड्यू टू इंक्रीजिंग रिटर्न्स ऑफ फैक्टर. हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ा था कि नहीं? तो उसी की वजह से ये इंक्रीज़ हो रहा है डिमिनिशिंग रेट पर यहाँ पर विद इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर. उसके बाद ये इंक्रीज़ हो रहा है इंक्रीजिंग रेट पर क्योंकि डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर. एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एट ज़ीरो लेवल. ज़ीरो होता है ज़ीरो लेवल पर. बात आई समझ? तो पहले इंक्रीज़ होता है इंक्रीजिंग रेट, पहले इंक्रीज़ होता है डिमिनिशिंग, देन इंक्रीज़ होता है इंक्रीजिंग रेट पे. पहले होता है डिमिनिशिंग की वजह से और फिर होता है, पहले होता है इंक्रीजिंग रिटर्न्स की और फिर होता है डिमिनिशिंग. तो यहाँ थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है, तो इस पॉइंट्स को अच्छे से समझो, पढ़ो 2 बार तो आपको अच्छे से समझ आएगा. एस शेप, इन्वर्सली एस शेप, अपवर्ड स्लोपिंग. बात है समझ? तो आपको TVC समझ आया, अच्छे से समझ आया. अब नेक्स्ट कॉस्ट देखते हैं, टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट इज नोन एज टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट. इन दोनों का समीशन इज टोटल कॉस्ट, ठीक है. तो इट इज़ द सम ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है. इट रेफर्स टू टोटल एक्सपेंडिचर, मतलब कितना हमने एक्सपेंसेस करे इन अ फॉर्म ऑन इनपुट्स यूज फॉर प्रोड्यूसिंग क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट. हमारी कंपनी है, कुछ मटेरियल बना रही है, उस मटेरियल को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल हमने इनपुट्स लिए उस पर हम कितना एक्सपेंस, मतलब कितना खर्चा कर रहे हैं इन टोटल, उसको कहते हैं टोटल कॉस्ट, ठीक है. इट रेफर्स टू द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ फर्म ऑन इट्स इनपुट यूज फॉर प्रोड्यूसिंग गिवन क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट, ठीक है. इसको कहते हैं टोटल कॉस्ट. अब देखो टोटल कॉस्ट का ग्राफ जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको समझते हैं क्या है, ठीक है. अब देखो जो टोटल कॉस्ट है ना, ये किसके समीशन से आती है? इट इज़ दी वर्टिकल समीशन. वर्टिकल समीशन मतलब वर्टिकल समीशन है किसका? TFC प्लस TVC, मतलब टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट का. एंड TC एंड TVC आर पैरेलल. देखो ये टोटल कॉस्ट आई और टोटल वेरिएबल ये हमेशा पहले, इन दोनों का वर्टिकल समीशन से ही हम TC निकाल पाए, ठीक है. और TC इज ज़ीरो एट ज़ीरो लेवल. इट इज़ नेवर ज़ीरो एट ज़ीरो लेवल बिकॉज TC इक्वल्स टू TFC, क्योंकि TFC तो समथिंग होगा ना. अब इस इक्वेशन में आप इसको 0 डाल दो, इसको 10 डालो, क्योंकि ये 0 नहीं हो सकता, कुछ होगा तो यहाँ पर 10 ही तो आएगा, तो ये इक्वल होगा, ये कभी भी 0 नहीं होगा एट ज़ीरो लेवल, ठीक है. एट ज़ीरो लेवल ऑफ आउटपुट TVC इक्वल्स टू 0, TC इक्वल्स टू TFC. बात है समझ? वर्टिकल समेशन है TFC एंड TVC का TC, समझ आए? दिस इज़ नोन एज टोटल कॉस्ट. अब आगे कंसेप्ट आता है वे एवरेज फिक्स कॉस्ट. अभी हमने क्या पढ़ा? टोटल फिक्स कॉस्ट. अब हम आगे, तो हमने अभी डिस्कस किया कि टोटल कॉस्ट क्या होती है, उसका ग्राफ हम कैसे डिराइव कर सकते हैं फ्रॉम द टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है. आओ लेट्स डिस्कस अबाउट एवरेज फिक्स कॉस्ट. अब आप बता सकते हो कि एवरेज का क्या मतलब होता है? एवरेज का मतलब उसके नाम में ही है, दैट इज़ पर यूनिट. तो अब इसको एवरेज हटा के हम क्या बोल सकते हैं? पर यूनिट फिक्स कॉस्ट, ठीक है. तो इट इज़ द पर यूनिट फिक्स कॉस्ट. अब किस चीज़ का पर यूनिट है? इट इज़ दी
टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन आउटपुट प्रोड्यूस, यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस का पर यूनिट आइए, ठीक है। टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस, ठीक है। इट इज़ ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग TFC बाय द यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड, ठीक है। इसका जो ग्राफ है देखो, अब आप सोचो टोटल फिक्स कॉस्ट ऑलवेज कांस्टेंट होती है। अगर 60 चल रही है 60 चलेगी, 50 है तो 50 चलेगी, 40 है तो 40, जो चल रही है वो काम, ज़्यादा तो कुछ हो नहीं सकती। लेकिन ये तो इंक्रीज़ होते हैं। पहले हम 0 आउटपुट कर रहे थे, 1 करा, 2 करा, 3, तो देखो AFC तो ऑलवेज डिक्रीजिंग ही हो जाएगी, क्योंकि AFC इज़ ऑलवेज डिक्रीजिंग, क्योंकि आउटपुट इंक्रीज हो रहा है लेकिन AFC सेम है। अब देखो लेट्स डिस्कस। आउटपुट हमारा 1 0 1 2 3 4 5 6 ले, और TFC 60 है, 60 रहने देते हैं। और AFC अब 60/0 nil, 60/1 60, 30 20 15 12 10, देखो डिक्रीजिंग ऑलवेज, क्योंकि ये सेम है न्यूमरेटर हमारा, न्यूमरेटर इज ऑलवेज सेम बट दिस इज इंक्रीजिंग, देयरफॉर ऑलवेज फॉल्स। So therefore it is always the shape of rectangular hyperbola, but it will not touch x-axis. Why it will not touch x-axis? Because this is never 0, numerator is never 0, that is TFC is never 0, therefore it does not touch the x-axis. बात समझ आई? इसका ग्राफ समझ आया? और रीड करते हैं। AFC curve is always rectangular hyperbola in shape. The value of AFC always falls with increase in the level of output, because TFC remains constant, but when it is divided by larger output, as a result AFC falls, but it is never 0. So AFC curve never touches x-axis. समझ आया? अब हमने फिक्स कॉस्ट पढ़ा एवरेज, अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट इज नोन एज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इसका भी सेम फॉर्मूला है TVC/Q, ये लेकिन होता है यू शेप बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, क्योंकि पहले डिक्रीज़ करेगा इंक्रीजिंग रिटर्न्स की वजह से, फिर इंक्रीज़ करेगा डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर की वजह से। TFC में जैसे जैसे इम्पैक्ट होगा, इसका इन्वर्स है शेप था, तो जैसे जैसे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा वैसा इम्पैक्ट इस पर पड़ेगा। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से ये भी डिसाइड होता है और ये वाला भी डिसाइड होता है। समझ आया? ऑलवेज रिमेंबर दिस इज यू शेप ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये फॉर्मूला है, ठीक है। और जैसे TC था TC था TVC प्लस TFC, वैसी AC है AFC प्लस AVC। यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज नोन एज एवरेज कॉस्ट। अब इसका भी ग्राफ आता है वर्टिकल समेशन ऑफ AFC एंड AVC, और गैप जो है ऑलवेज डिक्रीज करते हैं AFC एंड AVC में, ये याद रखना। बट कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते ये, ठीक है, बट इनका गैप जो डिक्रीज होता रहता है, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो दिस इज AC, दिस इज AFC एंड दिस इज AVC एंड दिस इज AFC। समझ आया? द गैप बिटवीन दिस डिक्रीजेज एंड विद इंक्रीज इन द लेवल ऑफ हॉट, बट नेवर इंटरसेक्ट, लेकिन कभी इंटरसेक्ट नहीं करते। बात आई समझ? आओ मार्जिनल कॉस्ट समझते क्या होता है। इट रेफर्स टू दी एडिशन इन टोटल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? इट रेफर्स टू एडिशन इन टोटल कॉस्ट बाय प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। एक से एक बढ़ के हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो जो एडिशन हो रहा है, एडिशन को क्या कहते हैं? मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। तो TCN-TCN-1, मतलब कि TC अगर हम 3 है तो 3-2 करेंगे, जो इस आउटपुट पे हमारा TC है और जो इस आउटपुट पे आएगा उसको माइनस करेंगे तो MC आएगा, मतलब एडिशन। डेल्टा TC अपॉन डेल्टा Q भी हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ चेंज इन TC अपॉन चेंज इन आउटपुट, ठीक है। या TC की जगह हम TFC भी ले सकते हैं, ठीक है। TC की जगह हम TFC को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये बात समझ आई? क्यों कर सकते हैं TFC को हम यूज़? क्योंकि TC एट 0 लेवल, अगर हम 0 लेवल की बात करें ना तो TC इक्वल्स टू TFC होता है, ठीक है। तो हम इसको TVC ले सकते हैं और TC ले सकते हैं। समझ आई? मार्जिनल कॉस्ट का कैसे कर्व रहेगा? मार्जिनल कॉस्ट रहेगा यू शेप का, ऑलवेज ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। सेम कहानी है सब में, ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। एक बार नोट करना, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए बहुत ज़रूरी है।
जो आउटपुट होता है यूनिट 1 पर TVC का, AVC का और MC का, वो इक्वल होता है। ये बात ध्यान रखना है, ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए। अब मैं आपको 2-3 ना रिलेशनशिप्स कराती जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है, आपको आने चाहिए, तो आप उनको अच्छे से समझ लो। रिलेशनशिप बिटवीन AC एंड MC, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट के बीच का रिलेशन। पहले तो ग्राफ बनाने आने चाहिए, मार्जिनल कॉस्ट है ये एवरेज कॉस्ट, दोनों के ग्राफ बनाने आते, टेबल डिस्कस करते हैं। आउटपुट 1 2 3 4 5 6 आया। TC हमने ले लिया 25 45 60 80 110 150। AC निकाल लेंगे, AC निकाल लिया। इनमें से हमें 2 दे रखे हैं, एज्यूम कर लो, तीसरा निकालना है। कोई भी 2 एज्यूम कर लो, दे रखे हैं, तीसरा निकालना है। निकाल पाओगे? फॉर्मूला सबके पता है, फॉर्मूलाज लिख लेना अलग से, उनको अप्लाई करना, दैट्स इट, कुछ नहीं करना, ठीक है। और टेबल को लर्न करना होगा, अगर आपको आ जाता है विद टेबल एक्सप्लेन करना तो लर्न करना। रिलेशन, एज लॉन्ग एज MC इज़ लेस देन AC, MC जब तक AC से कम है AC फॉल कर रहे हैं। जब MC इज़ मोर देन AC, AC राइजेस, और MC और AC इक्वल है तो AC इज़ मिनिमम एंड कांस्टेंट। यहाँ से टेबल से ये सब चीज़ें शो हो रही हैं। MC लेस देन AC, AC फॉल, MC इक्वल्स टू AC, AC इज़ मिनिमम एंड कांस्टेंट, MC ग्रेटर देन AC, AC राइजेस। पक्का। नेक्स्ट समझते हैं AVC और MC के बीच में। अभी हमने AC किया और MC, अब AVC एंड MC सेम बिल्कुल, इसको बना दो जैसे ग्राफ बनते हैं, टेबल बिल्कुल सेम है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं, समझो इसको। और एज लॉन्ग एज बिल्कुल सेम कहानी है, जब MC कम है AVC से, फॉल कर रहा है AVC, MC इक्वल्स टू AVC, AVC इज मिनिमम एंड कांस्टेंट, MC ग्रेटर देन AVC, AVC राइजेस। सेम बिल्कुल। आओ नेक्स्ट देखते हैं। अब है AC, AVC एंड MC, तीनों को ग्राफ एक साथ बनाना है। तीनों का हमने ग्राफ बनाया ऐसे, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा चेंजेस है, सेम है कि MC लेस देन AC एंड AVC, they fall, MC greater than AC and AVC, they rise, MC equal to AVC, they are minimum and constant। 2 पॉइंट एक्स्ट्रा आएंगे, ठीक है। जब MC जो है, द गैप जो है ना AC और AVC में ऑलवेज डिक्रीजिंग होता है, कभी इंटरसेक्ट नहीं करते, लेकिन दे आर ऑलवेज डिक्रीजिंग बट नेवर इंटरसेक्ट, समझ आई। एंड जो वैल्यू होती है ना AC की इज़ ऑलवेज टू दी राइट ऑफ द मिनिमम वैल्यू ऑफ AVC। जो मिनिमम वैल्यू है AC और AVC की, उसमें रिलेशन कैसा रहेगा, AC की ऑलवेज राइट होगी देन दी AVC। ये बात अच्छी है, इसको याद रखना, ठीक है। यही डिफरेंस था और कोई डिफरेंस नहीं था। आओ कुछ इंपॉर्टेंट रिमेंबर करने वाले क्वेश्चंस को समझते हैं, ठीक है। बहुत शॉर्ट में बताऊंगी, ठीक है। अगर आपको इनकी एक्सप्लेनेशन फुल ऑन चाहिए, डू मैसेज मी, डू राइट इन द कमेंट बॉक्स, I will provide you with the full-fledged answer। बट हमें सिर्फ अभी समझना है कि एक्चुअली में कैसे वर्क करता है, ठीक है। आंसर्स तो आपको कहीं से भी मिल जाएंगे, समझ आना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। सबसे पहली बात है कि डज MC अफेक्ट्स MC FC को अफेक्ट करता है, मार्जिनल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट को अफेक्ट करती है, पहले तो ये जानते हैं। अब देखो नहीं करती, कभी नहीं करेगी। क्यों? मार्जिनल कॉस्ट डज नॉट अफेक्ट FC। क्यों? क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट इज़ द एडिशन इन टोटल कॉस्ट, वो एडिशन है टोटल कॉस्ट में, या ठीक है, प्रोड्यूसिंग 1 मोर यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट, टोटल कॉस्ट में से ही है। सम ऑफ, और टोटल कॉस्ट क्या है, सम ऑफ AFC एंड TVC, TFC एंड TVC, बट TFC ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट, देयरफॉर MC डज नॉट अफेक्ट FC, it affects only VC, that is variable cost। समझ आई बात, क्योंकि वो फिक्स्ड रहती है, समझ आई, यही मेन रीज़न है, ठीक है। अब आओ मैं नेक्स्ट बताती हूँ, डज AC एंड AVC कभी इंटरसेक्ट, अभी बताया, 2 बार बता दिया मैंने कि कभी इंटरसेक्ट नहीं करते, गैप डिक्रीज होगा बट नहीं मैच करेंगे, इंटरसेक्ट क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि उनके बीच में गैप किसका है, AFC का, जो कि कभी ज़ीरो नहीं हो सकती, क्योंकि उसका न्यूमरेटर क्या है, TFC, जो कि कभी ज़ीरो नहीं होता, सब इंटर रिलेटेड है, जस्ट माइंड।
No, AC and AVC curves never intersect each other, as the gap between AC and AVC is the AFC, which always decreases with increase in the level of output but never becomes zero. Therefore, do not intersect. Why the short run curve is always U shaped? क्यों U shape होता है? 2 3 4 बार बता दिया, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से कर्व इज U shaped ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. पहले वो initially there is increasing returns to factor due to better utilization, इसलिए ही सब कुछ हो रहा है. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की एक्सप्लेनेशन है वो आप डिस्कस कर सकते हैं इधर. और ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हमने चैप्टर प्रोडक्शन में कर लिया है. ठीक है. कैन AC फॉल्स व्हेन MC राइजेस? यस, ट्रू. ये देखो, ये देखो, ये है MC का कर्व, MC, और ये है AC का कर्व. अब AC फॉल कर रहा है यहाँ पर, ये AC फॉल कर रहा है और MC राइज कर रहा है. ये वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं वो, इस वाले पोर्शन की. यस, AC फॉल, MC राइज. हमने क्या पढ़ा है ऑलवेज कि MC कम है AC से, तो AC जो है हमेशा फॉल करेगा. लेकिन नहीं, यहाँ पर कुछ पोर्शन में ये चीज़ शो हो जाती है. तो दिस इज़ यस ऑलवेज. तो ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, समझ आए. तो यहीं पर हमारा चैप्टर कॉस्ट जो है ख़त्म होता है कि कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट की टाइप्स क्या होती हैं. और देखो अब मेन इसमें क्या रहता है, देखो इसमें मेन कंसेप्ट रहता है फॉर्मूलाज का. फॉर्मूलाज, इन सब के फॉर्मूलाज आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए कि आप क्वेश्चन में अप्लाई कर सको. टेबल में 1 या 2 चीज़ें दे रखी हैं फुल, आप थर्ड निकाल सकते हो. टेबल में आपको इन बिटवीन्स की चीज़ें नहीं दी होंगी. मेन क्वेश्चन इसका क्या बनेगा, थ्योरी कम आते हैं. थ्योरी की मैंने आपको डिस्कस कर लिया, सारा कंसेप्ट आएगा तो इसी में से आएगा थ्योरी, और कुछ नहीं आएगा. 2-3 चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट जो आपको साथ साथ बता दी हैं, उनको नोट कर लो बस, वही इंपॉर्टेंट है, उसी में से थ्योरी आने के चांस हैं. एक क्वेश्चन कॉस का ज़रूर आ जाता है फॉर्मूलाज पे, दैट इज़ प्रैक्टिकल पोर्शन. ठीक है, प्रैक्टिकल पोर्शन रहते, प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है एक आने का बहुत बहुत चांस रहते हैं. और हमेशा कैसे चांस रहेगा आने का, बीच फिलअप्स वाला, कि बीच बीच में से ये दे दिया, ये हटा दिया, ये दे. तो फर्स्ट लाइन से शुरू करो, सेकंड लाइन से शुरू करो, मतलब फर्स्ट लाइन से शुरू करो, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे आओ और आपका अच्छे से हो जाए. अगर आपको फॉर्मूलाज आते हैं, पहले तो साइड में एक फॉर्मूलाज लिख लेना रफ, फिर उसके बाद क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले फिर भी लिखना फॉर्मूला, फिर क्वेश्चन के आंसर को देना, जिससे आपको मार्क्स जो है इंक्रीज होंगे. ठीक है, फॉर्मूला लिखना आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, और मैं आपको बताऊँ, मैंने आपको बीच में एक फॉर्मूला बताया, ठीक है, उसको लर्न कर लेना कि पहले यूनिट पे क्या क्या सेम होता है. ठीक है, और अगर आपको न्यूमेरिकल पोर्शन की भी प्रैक्टिस करनी है या कोई और रिलेशनशिप समझना है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डालना. आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दी प्रैक्टिकल पोर्शन. ठीक है, उसमें मैं आपको फॉर्मूलाज भी बता दूँगी और उसमें आपको कुछ न्यूमेरिकल्स करा दूँगी, जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी. ऐसे आप खुद करो तो ज़्यादा बेटर है. तो ये जो चैप्टर है कॉस्ट यहाँ पर ख़त्म होता है. ठीक है, हमने प्रोडक्शन पढ़ा, हमने कॉस्ट पढ़ा, अब हम इसके बाद रिवेन्यू पढ़ेंगे कि रिवेन्यू क्या है, हमारा प्रॉफिट क्या आ रहा है. अभी तो हमने कॉस्ट पढ़ लिया कि हमारा क्या क्या लग रहा है, अब हम रिवेन्यू पढ़ेंगे. तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स. ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑफ क्लास 12th. तो आपको समझ आ रहा है. अगर आपको कोई भी डाउट है आप लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में, आई ट्राई टू आंसर इट. ओके, सो